श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वे नमो नमः। अयं व्याख्यानं वस्तुतः अहं संस्कृतमाध्यमेनैव दत्तुमिच्छामि, किन्तु यदा अहं मेकॉले वर्यस्य मानसपुत्रः अस्मि, मम संस्कृतज्ञानम् अत्यन्तं न्यूनम् अस्ति। तत्कारणादेव अहम् आङ्ग्लभाषायां माध्यमेन मध्ये मध्ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी माध्यमेनैव अयं व्याख्यानं दत्तुम् इच्छामि। तत्कारणादेव क्षमस्व। The topic given to me is chemistry, material science, metallurgy in Vedic corpus. वैदिक साहित्य में खगोल, रसायन एवं भौतिकीय विषय। मैं क्योंकि रसायन शास्त्र का छात्र हूँ, तो मेरा शोध एवं आज का जो वक्तव्य है, मैं रसायन और धातुशास्त्र तक इसको सीमित रखना चाहता हूँ। और क्योंकि समय की भी सीमा है, 10 मिनट में मैं आपको एक गरुड़ावलोकन के माध्यम से जो मेरा अभी तक का शोध कार्य है उसकी एक झलक प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। इसका आगे बढ़ने का क्रम कहाँ से है? हाँ, ठीक। हाँ, नहीं हो रहा है, ये नहीं चल रहा था। हाँ, चल रहा है, ठीक है। ओके। अब क्योंकि हम उपनिवेशवाद से अभी तक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो मैं एक नोबेल लॉरेट के कथन से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। And he is none other than William Ramsay, the Nobel laureate. The country which is in advance of the rest of the world in chemistry will also be foremost in wealth and prosperity. अब ये कपोल कल्पित बात नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं जीडीपी और नंबर ऑफ नोबेल प्राइज का कोरिलेशन भी एक समानांतर रूप से बैठता है। और अगर हम इस विषय को ध्यान पे रखते हुए इस चित्र को देखें, जो कि एक इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा अनोखा विलक्षण कार्य है, जो आज से लगभग 20 साल पहले छपा था। ये एंगस मैडिसन थे, जिनको यूनाइटेड नेशंस ने ये कार्य सौंपा था कि पिछले 2000 वर्षों में जो विश्व का जीडीपी रहा है, जीडीपी एक जो मापन है संपदा की, आर्थिक संपदा की, तो पिछले 2000 वर्षों में पूरे विश्व में ये आर्थिक संपदा अन्य बहुत सारे देशों में कैसी रही। तो इसमें ये जो दो, शायद ये काम नहीं कर रहा है, तो ये जो ऑरेंज और लाल, भगवा और जो लाल रंग का है, वो भारत और चीन का है, जिसको आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अंटिल द 1.5 मिलीनिया, 1500 ईयर्स तक maximum contribution to the world GDP was made by India and China. It kind of led the contribution to the world GDP. अब इसको आप कोरिलेट कीजिए, जो रामसे ने पिछले टाइम मैंने जो दिखाया था, जो रामसे का कथन था कि द कंट्री विच इज इन एडवांस और फॉरमोस्ट इन केमिस्ट्री विल बी ऑल्सो फॉरमोस्ट इन वेल्थ जनरेशन। अब अगर हमारे यहाँ पे हम जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसके कारण हम इन्वेडर्स को इन्वाइट किए, आक्रांताओं को हम इन्वाइट तो नहीं करना चाहेंगे, आक्रांता आए, वो पर्यटन करने के लिए नहीं आए थे, या भारत को संभवतः सोने की चिड़िया भी इसी कारण हम वो बुलाते थे। तो यहाँ पे एक हमें ये देखने को मिलता है कि वास्तव में अनादिकाल से जब से मानव का बुद्धि विकास हुआ है सभ्यता में, तो रसायन और धातुशास्त्र, मटेरियल साइंस इत्यादि के क्षेत्र में एक पारंगत प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण आर्थिक संपदा बढ़ी और जिसके कारण हमारे यहाँ पे आक्रांताओं का आगमन हुआ। तो अगर हम इस परिवेश में इसका आकलन करें, लेकिन मैं एक और स्पष्ट ये करना चाहूँगा कि जब हम इंडियन केमिस्ट्री बोलते हैं, तो ये जो आधुनिक रसायन शास्त्र जिसका मैं छात्र हूँ, जिसको मैं पढ़ाता भी हूँ, ये जो है पिछले 250 से 300 साल में जन्मा हुआ रसायन शास्त्र है, यूरोपियन सॉइल से, मेनली सिस्टमेटाइज्ड बाय लवॉइशियर, जोसेफ ब्लैक, हेनरी कैवेंडिश। ये मेरा कहने का बिल्कुल अभी तक तात्पर्य निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि मेरा शोध वहाँ तक गया नहीं है कि भारतीय रसायन ने ही
ये यूरोपीय रसायन को जन्म दिया। ये मेरा दावा बिल्कुल नहीं है, तो आप इस मेरे शब्द को अन्यथा ना लें, तो इसीलिए मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब लेकिन बात करते हैं भारतीय रसायन शास्त्र की, तो हम एक बहुआयामी योगदान जो रसायन शास्त्र का रहा है, जैसे पॉटरी, ब्रूवरी, डाई, मेटल स्मिथी, ग्लास मेकिंग, यहाँ तक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जो अप्लाई होते हैं, जिनका कुछ अमुक नाम मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इन सब विषयों में विरंगम जो योगदान रहा, उसके बारे में हमें बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ का मैं आज आपके समक्ष रखना चाहूँगा, और मुख्य रूप से वो धातु के संबंधित हैं। ये तो बहुत ही एक चर्चित ऋचा है कृष्ण यजुर्वेद से, हिरण्यं च मे अयश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे। ये चमक प्रश्न के एक पांचवी अनुवाक में आता है ये। तो जहाँ पे हमें प्रथम बार 6 धातुओं का स्पष्टीकरण हमें मिलता है, क्योंकि धातु और मिश्र धातु, बहुत सारे सभ्यताओं में मिश्र धातुओं को भी धातु माना गया था। हमारे भारत के साहित्य में भी ऐसे देखने को मिलता है, जो कि बाद में दूसरे साइंटिस्ट से इस पर टिप्पणी भी लोगों ने किया है कि भारतीयों को मिश्र धातु और धातु के मध्य में अंतर नहीं पता था। तभी जो जो ये कांस्य है और जो यशद है, इसको भी लोग धातु मान चुके थे। ये अवधारणा एक और बात है, बट यहाँ पे हमें सटीक ये 6 धातुओं का विवरण उनके शब्दों के माध्यम से उनको संबोधित करते हुए हमें देखने को मिलता है, जिसका निष्कर्ष केवल 2 ही निकल सकता है। अगर हम इतिहास को देखेंगे, जिस तरह से सभ्यता की वर्गीकरण हुई है, या फिर सभ्यता की जो कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण जो हुआ है, वो है पाषाण काल। पाषाण काल में भी प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल। उसके बाद आता है धातु। धातु में प्रथम धातु आता है उसमें कॉपर, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, फिर आयरन एज के बाद वहाँ तक वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। फिर अभी हम या तो सिलिकॉन एज कह लें या गार्बेज कह लें, वो हमारे दृष्टिकोण के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो क्रम में जा रहा है, पाषाण काल के बाद, क्योंकि श्रोता बहुत कम है, अगर नॉइस थोड़ा कम होगा तो मेरे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि पहले से ही श्रोता कम है, फिर से शोर मचेगा तो मुझको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो। तो प्लीज़ मेरा अनुग्रह है, थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, और जो बचे कुछ श्रोता है उनको भी मत ले जाइएगा। ठीक है, ओके। नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक संदर्भ ऐसा मिलता है जहाँ पे हम एक बात तो है कि कृष्ण यजुर्वेद का काल सटीक रूप से पता नहीं चला। अगर मैक्स म्यूलर की काल गणना पर विश्वास करें तो वो तो ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व बताते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्रमाण अभी पिछले कुछ सालों में मिले हैं जो has pushed back the date of the Vedas. So I'm not getting into the controversy of dating the Vedas, but even if you assume by reasonable measures that these are at least 2500 BCE, which means at least 4000 to 4500 years before, ये यूरोप में तब एक्चुअली स्टोन एज चल रहा था। वहाँ पे मेटल एज, धातु के उत्पाद वाले जो काल है वो बाद में आता है, जहाँ पे हमें भारत में ये देखने को मिलता है कि हम 6 धातुओं का ना केवल चिन्हित कर सके, हम उनको प्रयोग में भी ला रहे थे। तो ये एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसमें जो बहुत सारे इसमें अड़चन भी आते हैं वो हैं ये कि जो शब्द उस समय प्रयोग हुआ था उसका अनुवाद आज अगर हम इस युग में करें तो कितना वो सही बैठता है, क्योंकि आज से 100 साल पहले एक अच्छा शोध कार्य हुआ था पंचानन नियोगी द्वारा, जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में उन्होंने इस शोध को किया था, और जो एनएमएल है, एनएमएल जमशेदपुर ने इसका प्रकाशन किया था। वो हिरण्य को सिल्वर के रूप में अनुवाद करते हैं और आयर को गोल्ड के रूप में अनुवाद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस संस्कृत, वैदिक संस्कृत भी आज के समय पे जिस तरह से हम संस्कृत को जानते हैं, अभिमुख हैं, वो अनुवाद सटीक रूप से नहीं बैठ सकता है। कुछ और उल्लेख जहाँ पे हमें वैदिक साहित्य में बहुत ही स्पष्ट रूप से धातुओं का उल्लेख मिलता है। हिरण्य, सो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, तो बहुत प्रचलित ऋचा है।
उतस्या श्वेतयावरी वहिष्ठा वाम नदीनाम सिंदूरहिरण्यवर्तनी। तो इसमें बहुत सारे टिप्पणीकारों ने ये भी टिप्पणी किया है कि ये विशेषण है जिसको आप धातु का जो संबोधन दे रहे हैं वो एक्स्ट्रापोलेशन है, बट वो उनका जो ये टिप्पणी था उसका भी समाधान लोगों ने, भाषा शास्त्रियों ने किया है, तो मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा। हिरण्ययी वाम रभिरीशा अक्षो हिरण्ययः उभाचक्रा हिरण्यया। अब चक्र में हिरण्य का तो विशेषण नहीं हो सकता है, जो प्रयोग होता है वही चक्र में। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो गोल्ड से बना हुआ चक्र है। आनोभ्रव व्यंजनम गामश्वम अभ्यंजनम सचा मना हिरण्यया। सो इत्यादि हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे हिरण्य का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम शतपथ ब्राह्मण में आए तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहाँ पे हिरण्य का स्पष्ट संबोधन हमें देखने को मिलता है। यही नहीं, इसमें तो विशेषण वाली बात तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने सारे ऑर्नामेंट्स, क्योंकि आज तक हर सभ्यता, भारत ही नहीं हर सभ्यता में गोल्ड एक बहुत ही आकर्षक धातु था और वही सबसे प्रथम धातु भी था, क्योंकि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इज वन ऑफ द फ्यू मेटल्स विच इज फाउंड इन द नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो. Otherwise, all the metals are found in their positive oxidation state. We have to supply electrons to reduce them and get to a normal use. But gold एक अपवाद है उनमें, जिसके कारण सारी सभ्यताओं ने इसको अपनाया, इसको लिया, इसका शोधन किया और इसके बहुत सारे आभूषण बनाए, जिसे हमें शिप्रा, स्रजा, स्रगा, ओपस, श्रृंग, कुरीर इत्यादि का हमें स्पेसिफिक वर्णन मिलता है। और जो बाद में हमें नाट्यशास्त्र में भी इन सब आभूषणों का यथावत नाम सहित हमें देखने को भी मिलता है इसमें। अब एक्चुअली क्योंकि ये वैदिक कॉर्पस था तो इसलिए मैं अर्थशास्त्र का उल्लेख नहीं दिया हूँ, बट अर्थशास्त्र को अगर हम मान लें कि वो प्रथम ग्रंथ है जो हमें आज तक लिखित स्वरूप में मिला है, तो अर्थशास्त्र का जो ग्रंथकार है वो एकाएक रात को सुबह उठ करके उस ग्रंथ की रचना नहीं की होगी उसने। उसके काल तक जो ज्ञान अर्जन हुआ था उसका उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में उस शास्त्र को लिखा है, जहाँ पे हमें स्वर्ण के षोडश वर्ण का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि 16 प्रकार के गोल्ड की रचना का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी जो है 24 कैरेट गोल्ड, जो कि हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ गोल्ड माना जाता है, उसके आभूषण हमें मार्केट में नहीं मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 22 कैरेट अथवा 20, 18, 16। तो यहाँ पे जो 22 कैरेट है, जो 91.6, 916 के नाम से भी जो प्रचलन है आभूषण के दुकानों में, तो रिमेनिंग 8.4% हैज़ टू बी सम अदर मेटल, कॉपर और सिल्वर। तो यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आज हम इस अलॉइंग प्रोसेस को फेज डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। जो केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़े फेज डायग्राम का यही मतलब है कि अगर हमें दो चीज़ों का मिश्रण बनाना है तो कितने तापमान में हमें उसको ले जाना होगा और कितने मात्रा में वो मिल सकते हैं, वरना वो मिश्र धातु बनेगा नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वैदिक काल में या फिर अर्थशास्त्र के ग्रंथ का समय में इस फेज डायग्राम का ज्ञान था। तो इसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि ये बात का टुडे मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अलॉयज थ्रू फेज डायग्राम। तो उन्होंने कैसे किया, अब ये इस बात का कि कैसे उन्होंने एक मिश्र धातु बनाया, इतना हमें मालूम है, उन्होंने मिश्र धातु बनाया, उसका उल्लेख है, उसका प्रमाण भी है, बट कैसे बनाया ये अभी तक एटलीस्ट मेरे शोध में ये बात अभी तक उभर के नहीं आया कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने मिश्र धातु कैसे बनाया। ये कैसे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बट हमें इतना मालूम है कि उन्होंने बनाया, उसका हमें अवशेष मिलते हैं, उसका हमें ग्रंथ में उल्लेख भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रंथकार, अर्थशास्त्र ग्रंथकार भी उसको अपनाया, जो कि आज तक भी प्रचलन में है, कि ततः शुल्बकाकुण्य उत्तरापसारिता आ चतुस्सीमांत आदिति षोडश वर्णकाः। यहाँ पे ये उल्लेख इस संदर्भ में आता है कि ठीक है, हमें मालूम है कि 16 कैरेट का भी सोना हो सकता है और 22 कैरेट का भी सोना हो सकता है, लेकिन अगर कोई 16 कैरेट का सोना को 22 कैरेट में बेच रहा है तो वो चोरी कर रहा है, उस चोरी को कैसे पकड़ा जाए। जो कि आज भी आप किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जाकर के एक सुनार की दुकान में देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी अभी भी प्रचलन में है। ये कसौटी में सोने को घिस करके उसका शुद्धता के आकलन करना।
तो ये प्राचीन काल से ये प्रचलन में है, तभी ग्रंथकार इसको अपने ग्रंथ में डालता है, ये कहते हुए कि अभी ये समाज में इस तरह का प्रैक्टिस है। तो सुवर्णम पूर्णम निकष्य पश्चात वर्णिकाम निकषयेत समरागलेखम निम्नोन्नते देशे निकषितम परिमृदितम परिलीढ़म नखांतराद्वा गौरिकेणावचूर्णित उपधिम विद्यात। ये गौरिकेणावचूर्ण जो है वो एक केमिकल की बात करता है, और वो कहता है कि सोने को रगड़िए, उस पर ये डालिए, फिर देखिए अपने नाखून से फिर रगड़िए और देखिए कि वो कैसे परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रंथकार का साइंटिफिक लैंग्वेज जो है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो एक इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं कर रहा है कि आप ये करो और मैं कहा कि ये शुद्ध है तो आप शुद्ध मानो। ये लैंग्वेज वहाँ पे अपनाया नहीं गया है कि ये एक रेसिपी दिया गया है आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो कि आज तक रिप्रोड्यूस हो रहा है, कि आप ऐसे करोगे तो आप शुद्धता का ऐसा आकलन कर सकोगे। आयरन के बारे में मैं विस्तार रूप से नहीं बात करूंगा, बट एक उल्लेख करूंगा, मैं 2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ये ऋग्वेद का एक उल्लेख है। हालांकि भाषा शास्त्रियों में ये अभी तक विवादास्पद वाली बात है कि जो अयस शब्द है, आयसाम, आयसीम, अयस, ये क्या सामान्य धातु का संबोधन है अथवा आयन का संबोधन है, आयरन का। तो ये भाषा शास्त्रियों के मध्य अभी तक ये विवाद का ही एक बात है। एक मत ऐसा है कि ये अयस जो है ये आयरन को ही उल्लिखित करता है। मैं उस मत का अनुयायी हूँ। अब ये कैसे मैं उस मत का अनुयायी हूँ उस चर्चा पे मैं नहीं जाऊँगा। अगर हम इस मत को लें कि ये अयस आयरन को दर्शाता है, उस मत से अगर हम इस ऋचा को देखें, यहाँ पे मुख्य रूप से जो दूसरा वाक्य है, सद्यो जंघाम आयसीम विष्पलायै धने हिते सर्तवे प्रत्यदत्तम। तो ये एक विष्पला नामक, इस पर भी एक विवाद है कि विष्पला महिला योद्धा थी अथवा एक पुरुष योद्धा था, अथवा विष्पला एक कोई घोड़े का संबोधन है। इन तीनों में भी भाषा शास्त्रियों में अभी तक विवाद है। पर हम इसको जो भी माने, चाहे घोड़ा माने या फिर योद्धा या फिर एक पुरुष योद्धा, यहाँ पे ये उल्लेख किया जा रहा है कि उसका पैर जो था वो जंग में टूट गया था और उसको एक प्रोस्थेटिक लेग, सद्यो जंघाम आयसीम, अयस से बना हुआ एक जंग का प्रत्यधत्तम उसको दिया गया है। So there is a reference to a metal prosthetic leg being given to this character Vishpala, about whose interpretive controversy is still existing. तो यहाँ पे हमें सटीक रूप से, अब फिर हम कालगणना की बात करें, अगर मैक्स प्यूलर की कालगणना को छोड़ दें, ऋग्वेद का जो काल हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से हमें प्रमाण मिले हैं जहाँ पे ऋग्वेद के एज को 5000 BC 6000 BC बोला गया है। तो हम अगर कालगणना उसको माने तो वी आर पुशिंग बैक द डेट्स ऑफ आयरन मच बिफोर इवन द यूरोपियन आयरन एज कुड स्टार्ट। लौह स्तंभ के बारे में तो चर्चित है, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आज तक वो रस्ट से बचा हुआ है, जंग से बचा हुआ है। डमास्कस सोर्ड, मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा। बट एक मत ऐसा है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों पे और तथाकथित बुद्धिजीवी इतिहासकारों, वैज्ञानिक इतिहासकारों का भी एक मत है कि जो भी हमारे यहाँ पे अच्छी हुई बात हुई है वो सब बाहर वालों का देन है। हम लोग तो केवल कूटनीति ही करते थे और हम लोग तो केवल आपस में लड़ते थे या फिर दूसरों को दबा कुचला के रखते थे। तो ये मत अभी तक भी तथाकथित बुद्धिजीवियों के मंतव्य में है और इसमें जो एक स्पेसिफिक वे का रेफ्यूटेशन हो चुका है, और मैं उस वैज्ञानिक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका भी एक ये मत था, बहुत ही प्रचलन में थे वो वैज्ञानिक। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट द आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया वाज इंडिजिनस एंड नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी इन्वेडिंग रेस सच एज द आर्यंस। ये जिस वैज्ञानिक का उल्लेख कर रहे हैं, जिसको संबोधित करके ये उसका निरूपण कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रचलित वैज्ञानिक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। कॉपर, हमारे समक्ष मेरे कोलीग डॉक्टर चंदन उपाध्याय बैठे हैं जो अभी कॉपर में काम भी कर रहे हैं, बट इस पे मेरा ज़्यादा ध्यान मैं इसलिए लाना चाहता था। ये आखिरी स्लाइड होगा। खासकर ब्रास, पीतल, अगर हम कॉपर एज को माने, कॉपर के एज के बाद ब्रॉन्ज एज को माने, तो यूरोप में कभी हमें ब्रास एज का उल्लेख नहीं मिलता है। बट हमारे यहाँ पे पीतल जो था, पीतल जिसका बहुत सारे हमें क्या कहते हैं उसको,
सिनोनिम्स, पर्यायवाचक शब्द भी मिलते हैं, जैसे रीति, रीतिका, पित्तल, आरकूट, आर, स्वर्णक कृत इत्यादि का उल्लेख हमें वैदिक वाङ्मय में भी मिलता है। वैदिक पूर्व वेद के शतपथ ब्राह्मण वैसे ग्रंथों में भी हमें इस मिश्र धातु का उल्लेख सटीक रूप से मिलता है। और यहाँ पे मैं इस बात पे रेखांकित करना चाहूँगा कि उस समय के जो मनुष्य थे, ये रीति, रीतिका, पित्तल, आरकुट, आर अथवा स्वर्ण का कृत पीतल को एक मिश्र धातु ही मानते थे, ना कि एक धातु के रूप में उन्होंने लिया है। ये भेद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम साइंटिफिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो मेजर प्रश्न उठाया गया है वैश्विक स्तर पर कि सबसे प्रथम बार इंटेंशनल ब्रास को किसने बनाया। तो वांडा मॉर्टन का मैंने आर्टिकल कोट किया है यहाँ पे, क्योंकि पीतल जो है दो तरीके से बन सकते हैं। जो कॉपर का ओर है, प्रायः कॉपर के ओर जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे जिंक का भी ओर मिलता है। तो जब हम कॉपर को स्मेल्ट कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंटली जिंक भी स्मेल्ट होकर के उससे मिल जाता है। तो ये है एक्सीडेंटल ब्रास। इंटेंशनल और एक्सीडेंटल ब्रास में क्या है कि 15% से ज़्यादा जिंक अथवा जस्ता का जो मात्रा है वो बढ़ नहीं सकता है एक्सीडेंटल वे ऑफ मेकिंग ब्रास में। बट हमारे यहाँ पे ऐसे उत्खनन के अवशेष मिले हैं वेयर द परसेंटेज ऑफ जिंक इज क्लोज टू 30% और इवन मोर देन 30%। और आज के समय पे अगर उत्तरीय कर्नाटका वाले रीजन में जाएंगे, जो बीदर नामक जगह में जाएंगे, तो दे प्रोड्यूस द अलॉय वेयर जिंक परसेंटेज इज मोर देन 50%। तो ये तभी संभव है जब हम ब्रास जिंक को इंटेंशनली मिलाएं कॉपर से, नॉट एक्सीडेंटली। अब जिंक को इंटेंशनली मिलाने के लिए जिंक प्योर फॉर्म में चाहिए होगा। तो ये प्रथम हमें इसका टेक्नोलॉजी इंडिया से ही मिलता है, ये दावे के साथ कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं ब्रास के। तदा वैश्वानरम पित्तलम तदाश्विना विवेशतमिति। फिर यहाँ पे भी, इसमें भी हमें कात्यायन श्रौत सूत्र में भी हमें पीतल का उल्लेख मिलता है। ये वही कात्यायन श्रौत सूत्र का ही है। स्वर्ण का कृत और स्वर्ण कृत, तो ये गोल्ड नहीं है, ये ब्रास है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो उनको फेस डायग्राम का नॉलेज नहीं था। ये हमारा आधुनिक भाषा है जिसके माध्यम से हम मिश्र धातु को समझते हैं। कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि फेस डायग्राम वैदिक काल में प्रचलन में था, तो इसके लिए ये था। ब्रॉन्ज, जो कि ब्रास, कॉपर और टिन का मिश्रण है, वो आज भी प्रचलन में है। और इसका सबसे पहले बहुत सा, हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमने अपने इतिहास की किताब में वो डांसिंग गर्ल का चित्र देखा होगा, जिसको इवन भारतीय पाठ्यक्रमों में भी इसको बहुत ही चाव से लॉस्ट वैक्स मेथड, अथवा जो फ्रेंच वाला वर्ड है सियरे पेरडू, इसको भी लिखने में हम गर्व अनुभव करते हैं। लेकिन इसका जो संस्कृत जो पद है जो कि प्रचलन में था, मधु उच्चिष्ठान विधि, इसका उल्लेख कहीं पे हमें देखने को नहीं मिलता है। बट वास्तव में इसको, इन आकृतियों को बनाने का जो विधि था, मधु उच्चिष्ठान विधि, वो उसी के माध्यम से आज तक भी ये ब्रॉन्ज के आकृतियाँ हमें देखने को, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य के आकृतियाँ हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर कोई प्रश्न है तो मैं उससे समाधान कर सकता हूँ। धन्यवाद। बोलिए, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर का दायित्व मेरे ऊपर नहीं है। अगर मुझे मालूम होगा तो मैं दे सकूँगा। नहीं, आप एक भाषा को दूसरी भाषा में इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, आपका बेसिक पॉइंट क्या है इसमें? अगर आप उस तरह से डिफरेंस चाहेंगे, सुवर्णम इति सुवर्णः, स्वर्णः स्व आधा सा जो है, सुवर्णः इति स्वर्णः, जिसका अच्छा एक रंग है। अब हिरण्य का जो विग्रह वाक्य है वो मैं त्रिपाठी जी से जानना चाहूँगा। अमरकोश है। एंगस मैडिसन 2003, द वर्ल्ड जीडीपी। दो पार्ट में छपे हैं।
पहला 2003 में छपा, फिर 2005 में छपा, एंगस मैडिसन। बाद में उसको ले, लेकिन प्रचलन में जो है वो पहली बार जो उन्होंने 1500 BC बोला वही अभी तक भी साइट होता है। बट बाद में जो था, जितना मुझे ज्ञात है, वो केवल उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने घर में भेजा था, जो कि शोध जैसे जर्नल में उन्होंने नहीं छापा था इसको। जो पहला वाला था जर्नल में छाप दिया था उन्होंने उसको। हाँ, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आप ये आप ठीक है, स्वागत है इसका। धन्यवाद।